तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेइन हिनुवो से कहती कि जैसे तुम पहले थे वैसे ही बने रहो, मेरे सामने ये प्यार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। तो हिनुवो चला जाता है यांग के साथ ड्रिंक करने, जहाँ वो यांग से कहता है कि मेरा और हेइन का अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे बीच इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है जबकि हम इन 3 सालों में एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर्स की तरह रहते आए हैं। तो यांग उससे पूछता है कि क्या तुझे उससे प्यार नहीं था? मैंने तुम दोनों को ही देखा है, 3 साल पहले तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। वो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे होम टाउन हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गई थी, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर उसने तुमसे शादी की। हम सबको पता है कि तब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अब बताओ कि वो क्या था? वो कहता है कि वो तो सालों पहले था। तो यांग उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है कि ऐसा नहीं होता, एक बार अगर हम स्विमिंग सीख जाते हैं फिर भी हम 10 या 20 साल बाद भी स्विमिंग करना नहीं भूलते। उसी तरह प्यार भी होता है, भले ही तुम भूल गए हो पर तुम्हारे दिल को पता होता है कि तुम किससे प्यार करते हो। वो कहता है कि स्विमिंग और प्यार दोनों अलग बात है, प्यार में कुछ स्पेशल नहीं है। हमने शादी किया क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर शादी के बाद हमारा प्यार कहाँ चला गया? इस पे यांग कहता है कि एज ए डिवोर्स स्पेशलिस्ट मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम शादी में ही है। शादी के बाद लड़का लड़की हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन जाते हैं, इस वजह से लाइफ में कोई और एक्साइटमेंट नहीं बचती, इसीलिए एक दूसरे के साथ झगड़े वगैरह होते रहते हैं। कुछ केस में काम में बिजी होने की वजह से प्यार का टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए पति पत्नी के बीच दूरियां बनने लग जाती है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में भी यही हुआ है। आखिर में यांग हम जैसे सिंगल्स के लिए कहता है कि अगर लंबे टाइम तक अपने लव लाइफ को जिंदा रखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शादी ही मत करो। अगले दिन हम हेइन की आंटी बोमजा को देखते हैं जो अपने एक्स हस्बैंड की शादी में पहुंच जाती है। इसने बोमजा पर अपनी सेक्रेटरी के साथ चीट किया था, इसलिए बोमजा उसकी शादी में ही उसकी धुलाई कर देती है। फुल एकदम गदर मोड में शादी की बैंड ही बजा देती है। तो ये लोग पुलिस बुला लेते हैं, मगर हिनुवो आकर बोमजा को बचा लेता है, उन्हें पैसे वगैरह देकर। देन वो बोमजा से बात करता है और उन्हें ये सब हरकतें करना बंद करने के लिए कहता है। बोमजा भी उसे अपने पिछले 3 फेल्ड मैरिज के बारे में बताती है जहाँ उसके हर हस्बैंड ने उस पर चीट किया था, इसीलिए बोमजा ने उन सभी को डिवोर्स दे दिया। वो ने कहता है कि अगर आप ऐसी हरकतें करती रही तो आपको फिर से जेल जाना पड़ेगा। बोमजा कहती कि फिर बताओ मैं कहाँ जाऊँ? वो बताता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप घर वापस आओ, इवन उन्होंने ही आपको हर बार बचाया है, इसीलिए आपको घर लौट आना चाहिए। तो बोमजा घर चली आती है, ग्रैंडपा उससे बात करने आते हैं। बोमजा तो उनसे अभी भी नाराज थी, स्पेशली उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से, क्योंकि बोमजा को अभी भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार गर्लफ्रेंड ही है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि को हमारी फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, उसने तो पहले ही बताया है ना कि उसे पैसे प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस मेरी कंपेनियन है। लेकिन बोमजा तो उनकी बात ही नहीं मानती। तो ग्रैंडपा अपने रूम में चले आते हैं जहाँ वो सियोली के साथ गो खेलने बैठते हैं। इसमें सियोली पहले नाटक करती कि उसे ये गेम खेलना बिल्कुल नहीं आता, पर आखिर में वो ग्रैंडपा को हरा देती है और उन्हें हराने के लिए एक फेवर मांगती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सियोली कहती कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। अब हमें यहाँ ऐसा दिखाया जाता है सियोली इतनी भी बोली नहीं है, उसके शायद कुछ बुरे इरादे भी हो सकते हैं। इधर हेइन के मॉम डैड गार्डन में टहल रहे होते हैं, अभी मॉम को एक शूटिंग स्टार दिखता है जिसे देख वो बहुत खुश होती है। डैड कहते हैं कि हेइन को जन्म देने से पहले ऐसे ही तुम्हें शूटिंग स्टार का सपना आया था, इससे तुम कितनी ज्यादा खुश हुई थी, इससे तुम्हें लगा था कि हमें बेटी ही होगी, ये सोचकर तुम कितनी ज्यादा खुश थी। हेइन का नाम आते ही मॉम के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं। डैड हेइन के बारे में कुछ कह रहे थे पर मॉम बिना सुने जाने लगती है। तो डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं हेइन के लिए इतना भी कठोर मत बनो। मॉम कहती है कि मैंने क्या किया? डैड कहते हैं कि कब तक तुम पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोचोगी, तुम्हें सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मॉम कहती है कि तुमने पहले भी यही कहा था, तुम्हारे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, इसीलिए तुम चुप रहे, पर मैं नहीं भूल सकती। भले ही तुम सब उसे भुला सकते हो, पर आज तक ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जब मैंने सुवान को याद ना किया हो। तुम सबके लिए उसकी मौत पास्ट होगी, पर मैं हर दिन उस दिन को जीती हूँ। सुवान कितने दर्द में थी मैं फील कर सकती थी, इसीलिए उसकी मौत में जिसकी गलती थी मैं उसे कभी माफ तो नहीं कर सकती, इसीलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करूँ। ये बोलकर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं दूर से हेइन उनकी बातें सुन रही थी, जो सुन वो काफी दुखी होती है। तो शायद सुवान की मौत से हेइन भी इन्वॉल्व थी, इसीलिए शायद मॉम हेइन से नाराज है। अब सुवान की मौत की क्या मिस्ट्री है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो हेइन भी काफी सैड होकर घर से बाहर चली जाती है। वहीं हम ह्यूनवो को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर अपने कुछ काम कर रहा था। टाइम देखता है काफी लेट हो चुका था, हेइन अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए उसे हेइन की चिंता होती है। वो याद करता है जब उसने डॉक्टर से पूछा था कि हेइन के पास एग्जैक्टली कितने दिन है। डॉक्टर ने उसे बताया था कि हेइन के बचने के चांसेस बहुत कम है, पर कोई मिरेकल भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, वो लोग तक ठीक हो जाते हैं। जो सुन हिनुवो हैरान था, पर ये खुशी वाली हैरानी नहीं थी। वो डॉक्टर से पूछता है कि ये मिरेकल्स कब होते हैं, आई मीन कितने साल बाद होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर है कि मिरेकल्स हो भी सकते हैं, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, बस पॉजिटिव रहना और हेइन को भी हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए कहना। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिनुवो हेइन के उस रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में सर्च करता है, तो उसे अब्रॉड में ऐसे कई सारे पेशेंट के बारे में पता चलता है जिनको ये बीमारी थी और वो लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं वो एक पेशेंट का इंटरव्यू पढ़ता है जिसे ये ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके पास बस 3 साल हैं, पर आज वो 30 साल बाद भी जिंदा है, यानी उसकी भी ट्रीटमेंट हो गई थी, जो पढ़कर हिनुवो हैरान होता है। ऐसे ही वो घंटों तक इसके बारे में रिसर्च करता रहता है। इसमें उसे कई सारे ऐसे केस मिल जाते हैं जो लोग इस ब्रेन ट्यूमर से बच गए थे। इसमें एक केस में तो मिरेकल ही हो गया था। पेशेंट एक दिन सुबह उठा, डॉक्टर ने चेक किया तो उसका ब्रेन ट्यूमर अचानक गायब हो गया था, जो देख हिनुवो भी सरप्राइज था। तो इसी तरह वो कई सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहता है। काफी रात हो जाती है तब हेइन घर लौटती है। वो अपने रूम में जाने लगती है, पर उसे हिनुवो का ख्याल आता है। रियलाइज करती है कि शायद इसने हिनुवो को जो कहा ये सही नहीं था, इसीलिए वो हिनुवो को देखने उसके रूम
रूम जाती है जहाँ वो ह्यूनवो को टेबल पे ही सोता हुआ देखती है। उसे जगाकर बेड पे सोने के लिए कहने आती है। तभी उसकी नजर पड़ती है ह्यूनवो की लैपटॉप पर। इसमें वो रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में पढ़ रहा था। कई सारे टैब्स ओपन थे जिनमें इसी ब्रेन ट्यूमर के बारे में कई सारे आर्टिकल्स थे जिन्हें हेन भी देखकर हैरान होती है। इन्हें पढ़ के वो ह्यूनवो को देखती है और सोचती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ह्यूनवो को मेरी फिक्र है। तभी ह्यूनवो की भी नींद खुल जाती है। उससे पूछते है कि तुम अचानक यहाँ कैसे? हेन कहती है कि तुम इस तरह क्यों सो रहे थे, बेड पे सो जाओ। ह्यूनवो कहता है सही कहा, तुम भी जाओ सो जाओ। तो हेन उसे गुड नाइट विश करके जाने लगती है, पर कुछ कदम चलने के बाद ही वो रुक जाती है और कहती है सच कहूँ तो मुझे तुम पर डाउट था। मुझे लगा था कि तुम ये जानने के बाद बहुत खुश होगे कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम इसीलिए मेरी इतनी केयर कर रहे हो। मैंने तो ये भी शक किया था कि इससे तुम्हारा कोई और ही इरादा है, बट आई एम सॉरी तुम पे डाउट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। तुम मेरे लिए इतने सब कुछ पता कर रहे हो। ह्यूनवो कहता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत से मेडिकल मिरेकल्स होते हैं। जो सुन हेन उसकी ओर आने लगती है। ह्यूनवो तो डर के मारे पीछे जाने लगता है। हेन कहती है कि डोंट वरी, चाहे जो हो जाए मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं अब तक बाहर से टफ दिखने की एक्टिंग कर रही थी, पर असलियत में जब से मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला मैं अभी काफी डर गई। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। क्या सच में मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं? ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? पता नहीं मेरे मरने पे कोई दुखी होगा भी या नहीं? मेरी फैमिली को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ऐसे हजारों ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, पर सिर्फ तुम हो जो चाहते हो मैं जिंदा रहूं। ह्यूनवो शॉकिंगली कहता है कि मैं, पर फिर कहता है हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। हेन कहती कि मेरे लिए ये टाइम बहुत टफ था, पर तुमने मुझे काफी उम्मीद दी है। मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च की है। दूसरे कई देशों में ऐसे बहुत सारे केस हैं और वहाँ के डॉक्टर्स इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। इवन इसके लिए दवाइयाँ भी डेवलप कर रहे हैं। मैंने कई रिसर्च सेंटर में कॉन्टेक्ट किया है। मैं इस रिसर्च करने में उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करूंगी जिससे वो लोग मेडिसिन बना ही लेंगे। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। जो सुन ह्यूनवो शॉकिंगली कहता है कि क्या सच में? हेन कहती क्या तुम ये सुनकर इतने खुश हो? ह्यूनवो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो हेन उसके और थोड़े करीब आकर कहती है डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। जो सुन ह्यूनवो हाँ में सर हिलाता है। तो हेन बहुत खुश होकर अपने रूम चली जाती है। पर हम देखते हैं ह्यूनवो तो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है, पर उसके एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं इसे तो बस इस फैमिली से निकलने की चिंता थी। इसके बाद हम सूचल को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक सेल्फी खींच रहा था, पर दाहे उसे मना कर देती है क्योंकि वो ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी शादी भी सीक्रेट है और सूचल के पेरेंट्स ये नहीं चाहते दाहे के बारे में बाहर किसी को भी पता चले। पर सूचल अपने वाइफ एंड अपने बेटे को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, पर दाहे उसे कहती कि इससे तुम्हारे मॉम डैड नाराज हो सकते हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सूचल मान जाता है। तो दाहे उसे कहता है कि मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है। वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, पहली बार वो कोरिया आया है और उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है। तो तुम उसके जरिए हर्षाइना ग्रुप के साथ डील करके ग्रैंडपा को खुश कर सकते हो क्योंकि वो कोरिया की कंपनीज में ट्रिलियंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर एक प्रॉब्लम है कि वो हेन के कॉलेज का दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि एक पार्टी में युनसोंग आता है जहाँ कुछ देर में हेन भी पहुंच जाती है। अब ये पार्टी हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी, तो पार्टी में प्रेसिडेंट हरमन को देखकर हेन उनकी ओर जाने ही लगी थी कि तभी उसकी एक कॉलेज फ्रेंड उसे रोक लेती है। यह इनकी फ्रेंड कम उसकी राइवल ज्यादा थी क्योंकि वो भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट से ही मिलने आई थी और युनसोंग इन दोनों का ही कॉलेज फ्रेंड था। पर ये हेन को ताना मारने लग जाती है। तो वो हेन को बताती है कि तुम जरूर जानती होगी प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यूज में ज्यादा बिलीव करते हैं और जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होगी वो सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे। बट सैडली तुम यहाँ अकेले आई हो। आसपास देखो हर कोई अपने फैमिली या फिर अपने पार्टनर को साथ लेकर आए हैं, पर तुम्हारा ना कोई फ्रेंड है ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है, इसीलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हेन वॉशरूम जाकर ह्यूनवो को कॉल लगाती है, उसे जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है। पर ह्यूनवो बताता है कि मैं अभी कोर्ट में हूँ और अभी एक ट्रायल चल रही है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। तो हेन थोड़ी अपसेट होकर बाहर आती है जहाँ फिर से उसे वही कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है जो उसे अगेन ताना मारते हुए कहती है कि मैंने सुना तुम्हारा हस्बैंड शायद बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। लोग शायद सही कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। मैंने तो किसी को ये गॉसिप करते हुए सुना था कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। हेन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करके जाने लगती है। पर ये तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है अगर तुमने कॉलेज में युनसोंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता। तो हेन पूछती तुम अचानक उसकी बात क्यों कर रही हो? तो ये कहती कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर हरमन का राइट हैंड कौन है? वो हमारा कॉलेज फ्रेंड युनसोंग है। वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तभी हेन मिस्टर हरमन के पास युनसोंग को देखती है जिसे देख वो हैरान रह जाती है। तभी उसकी फ्रेंड युनसोंग को बुलाती है तो युनसोंग इनकी ओर आने लगता है। हेन तो बस उसे देखते ही रह जाती है। तो युनसोंग इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। अब इसके एंट्री के बाद हेन और ह्यूनवो के लाइफ में क्या होता है देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।